भारत में पिछले कुछ दिनों से नागरिक समाज संगठन, ये जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, ये हमेशा चर्चा में रहते हैं या इनका समय के साथ हम महत्व देखते हैं। इनको हम सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन के नाम से भी सुनते हैं। तो ये सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन है क्या? जैसे हमारे समाज में कई तरह के लोग होते हैं और ये अपनी भूमिका अलग अलग स्वरूपों में निभाते हैं। विशेष रूप से जब जो है डेमोक्रेसी किसी देश में है तो इन संगठनों का ज़्यादा महत्व होता है। इनको हम एनजीओ जैसे नामों से भी जानते हैं, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, या फिर हम गैर लाभकारी संगठन भी इन्हें बोलते हैं। और इन संगठनों का जो काम होता है वो किसी भी देश में जो उनकी सामाजिक, सांस्कृतिक या फिर जो नैतिक चीज़ें हैं, उन चीज़ों को प्रोटेक्ट करने के लिए, उन्हें बेहतर बनाने के लिए, समाज में जागृति लाने के लिए, समाज में एक विचारधारा स्थापित करने के लिए, इस तरह के काम होते हैं इन संगठनों के। इनके कुछ हम और नाम से भी जानते हैं। जैसे कहीं पर हम इनको थिंक टैंक के नाम से जानते हैं। अमेरिका में बहुत पॉपुलर होते हैं ये थिंक टैंक। थिंक टैंक का मतलब वो एक विचारधारा, जैसे वहाँ के राष्ट्रपति आजकल अलग अलग देशों पे टैरिफ लगा रहे हैं, टैक्सेस लगा रहे हैं, या जो पुराने संबंध हैं वो काफ़ी ख़राब हो रहे हैं, जैसे भारत के साथ में अमेरिका के संबंध ख़राब हो गए हैं। तो ये थिंक टैंक यानी पढ़े लिखे लोगों का एक सक्षम समूह होते हैं वहाँ पे, और ये अपनी राय व्यक्त करते हैं, और उस तरह की राय से फिर पूरा समाज, पूरा देश, पूरा मीडिया प्रभावित होता है, और फिर उस तरह की एक सोच विकसित होती है उस देश के अंदर। तो इनको हम थिंक टैंक भी बोलते हैं। या फिर जैसे स्पिरिचुअल या रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, धार्मिक और आस्था आधारित समूह होते हैं, ये भी इस तरह का काम करते हैं। सोशल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, या फिर यूथ या स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। ये एक प्रकार के नागरिक सामाजिक संगठन है, और भारत में इनका एक डेवलपमेंट हम देख रहे हैं। हाल के वर्षों में इन पे काफ़ी चर्चा हुई है। अगर हम भारत के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पे जाएंगे और फिर ये देखेंगे कि बैकग्राउंड में क्या ऐसी चीज़ें थी जब हम एंशियंट इंडिया या मिडेवल इंडिया या फिर मॉडर्न इंडिया को पढ़ रहे होंगे, तो अगर हम जो है पीछे जाएंगे तो निश्चित रूप से इस प्रकार के संगठन तब भी थे। अगर हम प्राचीन भारत में जाएंगे तो वहाँ पर जो है जैसे दान देने की, डोनेशन का एक ट्रेंड होता है। दान कोई ऐसे ही नहीं देता है, उसके लिए एक सोच विकसित करनी पड़ती है कि जो सक्षम है, जिनके पास पैसा है, जिनकी अपनी ज़रूरतें पूरी हो रही हैं, वो दूसरों को दे सकते हैं। ये एक थॉट आसानी से नहीं आता है, परंतु समाज में जब ऐसे लोग कोई शुरुआत करता है तो उसको देख करके, उनको सुन करके, उनको समझ करके बाकी लोग और इस तरह का डोनेशन देना शुरू करते हैं, और बहुत सारे काम इस प्रकार की परंपराओं से पूरा हो जाते हैं। या फिर कई सारे लोग अपना कर्तव्य मानते हैं, जैसे हम कहते हैं वॉलेंट्री सर्विस। वॉलेंट्री सर्विस यानी उत्तराखंड में आजकल इतनी आपदा आ रखी है और बहुत सारे लोगों को ज़रूरत है, तो कई सारे लोग सरकार को डोनेशन दे रहे हैं, कई सारे लोग वहीं जा कर के लोगों की मदद कर रहे हैं, कई सारे लोग जो है उनकी आम ज़रूरत की चीज़ों को खरीद करके उनके लिए भेज रहे हैं। और ऐसा काम इंडिविजुअल में नहीं होता है, ऐसा काम होता है संगठनों के द्वारा।
और ये सोशल ऑर्गेनाइजेशन ऐसी ज़रूरतों में भी काम आते हैं। तो प्राचीन भारत में भी इस तरह के होते थे। सामाजिक जो आंदोलन चले हैं, सोशल जो मोमेंट चले हैं भारत में, वो इसी के कारण ही है। या फिर जो कास्ट सिस्टम पे, जाति प्रथा की जो गंभीर समस्या थी, उस समस्या का जो आज पहले की तुलना में ज़्यादा समाधान है, उसके लिए भी किसने चलाए ऐसे आंदोलन? इसी प्रकार के संगठनों ने। या फिर अनटचेबिलिटी थी, छुआछूत, शुरुआत की, अकेला कोई नहीं कर सकता इसका विरोध, संगठन में संभव है। या फिर जो सोशल रिचुअल्स होते हैं या सोशल एबल्स होते हैं, सामाजिक कुरीतियाँ, सती प्रथा एक कुरीति थी। इस प्रकार की बहुत सारी बातें इस प्रकार के संगठन ही करते हैं। अगर हम मॉडर्न एज में, मॉडर्न भारत में, आधुनिक भारत में इस तरह के संगठनों में देखेंगे तो जैसे हम नाम सुनते हैं ब्रह्म समाज, ये ब्रह्म समाज बिल्कुल इसी प्रकार की भूमिका में था, जिसका ऑब्जेक्टिव था सोशल और रिलीजियस रिफॉर्म समाज में करना। तो ब्रह्म समाज ये 1828 के आसपास में स्थापित हुआ था। थियोसॉफिकल सोसाइटी थी, ये 1879 में स्थापित होती है। और इसका भी स्पिरिचुअल या एजुकेशनल रिफॉर्म्स पे ज़्यादा फोकस था कि इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए। रामकृष्ण मिशन बनाए थे स्वामी विवेकानंद ने 1897 में। इसका पर्पज भी क्या था? मानव की सेवा। और आज भी ये संगठन चल रहे हैं। इसी तरह से समय के साथ ये संगठन बनते गए, चलते गए। भारत स्वतंत्र हो गया। इंडिपेंडेंट इंडिया के बाद जो हमारी पहली 5 ईयर प्लानिंग शुरू हुई थी 1951 से 1956 के बीच में, उस दौरान भी सरकार को ऐसे संगठनों ने बहुत मदद की थी, क्योंकि सरकार के पास ऐसे संसाधन नहीं थे, रिसोर्स नहीं थे, पैसा नहीं था। तो उस समय सरकार को बड़ी मदद करते थे। जैसे आजकल आप इतना ज़्यादा नहीं सुनते हैं कि सरकार पैसा मांग रही लोगों से, क्योंकि सरकार के पास आज की डेट में पैसा है। और सरकार के पास इसलिए पैसा है क्योंकि जनता के पास पैसा है, और जनता फिर टैक्स देती है तो सरकार के पास भी पैसा आ जाता है। परंतु पहले ऐसा नहीं था, इसीलिए सरकारों को बहुत ज़रूरत पड़ती थी ऐसे संगठनों की जो थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूशन इकट्ठा करें और सरकार के पास एक बड़ा फंड आ जाए। जैसे आप कोविड के दौरान देखते हैं, जब कोविड हुआ था तो सरकार को कंपनियों ने, फैक्ट्रियों ने, ऑर्गेनाइजेशनों ने, इंडिविजुअल्स लोगों ने बहुत पैसा दिया था, और उस तमाम पैसा फिर सरकार ने वहाँ खर्च किया जहाँ ज़रूरत थी। तो आज ऐसे संगठन बहुत बड़ी भूमिका में आ गए हैं। जो पंचायती राज सिस्टम आया भारत में, उसमें भी ऐसे संगठनों की भूमिकाएं, ऐसे एनजीओ की भूमिकाएं लगातार हम देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इस तरह की चीज़ें आई हैं। अगर हम स्पेसिफिक उत्तराखंड के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पर ऐसे ही कुछ आंदोलन हैं जो ऐसे संगठनों ने चलाए हैं। जैसे चिपको मूवमेंट, जो चिपको आंदोलन था, ये बिना संगठन के नहीं चल सकता था। शुरुआत चाहे एक आदमी ने की हो, परंतु बाद में उसमें कई ऐसे एक्टिव लोग शामिल हो गए जिन्होंने लंबे समय तक उस आंदोलन के लिए काम किया, और इसीलिए एक ऐसा काम हो पाया जो इंडिविजुअल नहीं हो सकता, यानी उत्तराखंड के जंगलों की सुरक्षा हो गई। ये भी ऐसे सामाजिक संगठनों के माध्यम से हुआ। नर्मदा बचाओ आंदोलन चला, ये 1985 मध्य प्रदेश में शुरू हुआ था। नर्मदा नदी पर बांध बने थे, उस बांध के कारण बहुत सारे लोगों को वहाँ से हटाया जा रहा था। तो नर्मदा बचाओ आंदोलन के आंदोलनकारियों ने सरकार से कहा कि आप बांध की ऊंचाई ज़्यादा मत बढ़ाओ, इससे फिर कम लोगों को वहाँ से हटाना पड़ेगा, और जो उस स्थान पर जो प्राकृतिक चीज़ें हैं, सामाजिक चीज़ें हैं, सांस्कृतिक चीज़ें हैं, वो बची रहेंगे। तो ये भी इसी तरह की स्थिति है। आज की डेट में अगर हम देखेंगे कि जैसे जो है मनरेगा योजना है या आरटीआई है, इन दोनों बड़ी योजनाओं का
संचालन, समाधान और पूरा उपयोग बिना सामाजिक संगठनों के नहीं हो सकता है। जैसे आरटीआई है, राइट टू इन्फॉर्मेशन, कानून आ गया, परंतु सरकार से एक अकेला आदमी नहीं लड़ सकता है। सरकार के पास शक्ति है, सामर्थ्य है, सब कुछ है। तो ऐसे संगठन सरकार को बाध्य करते हैं। और किसने गवर्नमेंट को कंपेल किया कि भारत में एक ऐसा कानून लाया जाए जो सरकार के ही कामों की जानकारी आम लोगों को दिलाने में मदद करे? तो 2005 से पहले ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं था कि हम सरकार के लोगों, यानी सरकार ने कितना पैसा खर्च किया, इस सड़क पे कितना पैसा लगाया गया, इस योजना में कितने लोगों को लाभ हुआ, ऐसा कुछ पूछने और जांचने का आम लोगों के पास में किसी प्रकार का कोई कानूनी अधिकार नहीं था। पर इस कानून के बाद हम अधिकतम जानकारी मांग सकते हैं और सरकार उसको देने के लिए बाध्य है। तो उससे क्या हुआ? भ्रष्टाचार कम हो गया, काम होने शुरू हो गए। ये इंडिविजुअल से ज़्यादा सामाजिक संगठन कर रहे हैं। तो कानून आने में भी सामाजिक संगठनों की भूमिका है, कानून के बेहतर संचालन में भी उनकी भूमिका है। और जब सरकारों पे ज़्यादा दबाव पड़ता है ऐसे कानूनों से, तो वो इसमें संशोधन भी करते हैं, अमेंडमेंट। तो उस अमेंडमेंट का विरोध करने में भी ऐसे संगठनों की भूमिका होती है। तो कुल मिला के हम ये देखते हैं कि ये जो सामाजिक संगठन है, जिनको हम जो है एनजीओ जैसे नामों से जानते हैं, ये भारत में जैसे जेंडर इनइक्वलिटी है, लैंगिक असमानता, यानी पुरुषों को ज़्यादा महत्व है, महिलाओं को कम महत्व है। आज जो है सेना में भी सभी महिलाएं जा सकती हैं और सभी पदों पर जा सकती हैं। ये संभव कैसे हुआ? किसने लड़ाई लड़ी है? या फिर हम जैसे कास्ट सिस्टम के ऊपर जो लगातार सुधार हो रहा है, कौन लड़ रहा है उस लड़ाई को? या फिर हम एनवायरनमेंट के मामलों में देखते हैं कि पेड़ों को काटने के लिए जब भी कोई कोशिश होती है तो कोई ना कोई आगे आ जाता है। हर आदमी बिजी है अपने पर्सनल लाइफ पे, तो फिर वहाँ लड़ कौन रहा है? ऐसे ही संगठन। तो ये जो, या फिर जो गरीब लोग होते हैं, या फिर जो अशिक्षित लोग होते हैं, या फिर जो मुख्य धारा से दूर के लोग होते हैं, इनके लिए लड़ता कौन है? सामाजिक संगठन। तो इनकी जो भूमिका है वो जितनी बढ़ेगी उतना बेहतर किसी भी व्यवस्था में होना, किसी भी व्यवस्था में सुधार होना स्वाभाविक है, और उसका लाभ पूरे देश को होता है। तो ये जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, जिनको हम एनजीओ के नाम से जानते हैं, इसमें बहुत अच्छे भी हैं, परंतु इसमें कई सारे खराब भी हैं, जो अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए लड़ते हैं, पैसा कमाने के लिए लड़ते हैं, या फिर सरकारों को गिराने के लिए लड़ते हैं। ऐसे भी बतेरे हैं, परंतु बहुत ज़्यादा ऐसे हैं जो अच्छे कामों के लिए लड़ते हैं। तो ये जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, इन पर काफ़ी चर्चा हुई। रिसेंट में ये बताया गया है भारत सरकार के आंकड़ों के अनुसार कि भारत में लगभग 3.3 मिलियन एनजीओ हैं, यानी बहुत ज़्यादा संख्या है। और इन एनजीओ में से जो है कई ऐसे एनजीओ हैं जिसमें कर्मचारी तक शामिल हैं, यानी कई ऐसे ऑर्गेनाइजेशन भी होते हैं जिसमें जो है कर्मचारी भी शामिल होते हैं और ये चलते हैं। अब अगर हमें बात करेंगे कि जब भी कभी किसी देश में ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, तो बिना कानून के उन्हें रेगुलेट करना संभव नहीं है। जैसे आजकल सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया पे अभी ठीक से कानून बने नहीं है, तो लगातार इस पे बात आ रही है कि ऐसे कानून बनने चाहिए जो इसको रेगुलेट करें, गलत करने वालों को रोकें, सही करने वालों को मौका मिले। तो ये जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, ये कौन से कानूनों के अंतर्गत भारत में कंट्रोल होते हैं या नियंत्रित होते हैं? तो इसके लिए जो सबसे पुराना और आज की डेट में सबसे मान्य कानून है, ये है हमारा सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860। तो 1860 का ये कानून है। इसमें पहले रजिस्टर्ड होना पड़ता है इन सारे ऑर्गेनाइजेशन को, और ये सरकारी प्रक्रिया है, आसानी से नहीं हो सकता है। तो ये कानून है। इसमें जो लिटरेचर वाले हैं, साइंटिफिक काम करने वाले हैं, या फिर परोपकार जैसे काम करने वाले जितने भी तरह के एनजीओ होते हैं, उन्हें रजिस्टर्ड होना पड़ता है इसके अंदर।
हम जैसे कोचिंग है ये भी इसी के अंदर रजिस्टर्ड होते हैं, स्कूल्स होते हैं जो प्राइवेट स्कूल्स होते हैं वो भी इसी के अंदर रजिस्टर्ड होते हैं, और फिर एक प्रॉपर प्रक्रिया के अंदर इनको रेगुलेट किया जाता है। उसके अलावा इंडियन ट्रस्ट एक्ट है, भारतीय ट्रस्ट अधिनियम है, ये 1882 का है। तो ये जितने भी ट्रस्ट होते हैं, चाहे वो पब्लिक ट्रस्ट हो या प्राइवेट ट्रस्ट हो, ये इसके अंदर आते हैं। और जैसे बड़े बड़े जैसे आप पतंजलि है, तो ये एक ट्रस्ट है, तो ये कौन से कानून के अंदर संचालित हो रहा है, तो ये इसी कानून के अंदर। उसके अलावा जो है कंपनी एक्ट होते हैं इस तरह की चीज़ों को रेगुलेट करने के लिए। तो कंपनी एक्ट है जो रिसेंट का है हमारा 2013 का कंपनी एक्ट है। इसमें जो है एजुकेशन वाला, सोशल वाला, वेलफेयर वाला, इन्वायरमेंट वाले वो इसके अंदर आ सकते हैं। और उसके अलावा जो है विदेशों से फंडिंग बहुत आती है, ये कुछ अच्छे कॉज के लिए आती है, और कुछ देश उन देशों के सेल्फ इंटरेस्टों को पूरा करने वाले भी होते हैं। तो ये जो फॉरेन रेगुलेशन एक्ट होते हैं हमारे, जैसे फेमा, फेरा, इस तरह के जो कानून हैं हमारे, उनके अंदर देखा जाता है। हालांकि जैसे आप अमेरिका के एक बिजनेसमैन का नाम सुनते हैं, जॉर्ज सोरस, इसको कहा जाता है ये भारत विरोधी है, और ये उन तमाम ऑर्गेनाइजेशनों को फंड करता है जो भारत में सरकारों के खिलाफ बोलते हैं। तो ऐसे भी जो है, या फिर जैसे हमारे जो दुश्मन देश हैं वो ऐसे संगठनों को फंड करेंगे। अभी आप जैसे सुन रहे हैं कि भारत में जो उपराष्ट्रपति का चुनाव है, उस उपराष्ट्रपति में जो वी सुदर्शन रेड्डी जो प्रत्याशी हैं, उस पर कई सारे संगठनों ने आरोप लगाया या लगा रहे हैं कि वो जो है माओवादियों के समर्थक हैं। मतलब जब वो न्यायाधीश रहे होंगे तो उस दौरान कुछ इस तरह की चीज़ों का इन्हें लगा होगा कि हाँ ऐसा है। तो कहने का मतलब ये है कि ये सारी चीज़ें होती हैं, परंतु समाज में जागरूकता लाना, उसको फैलाना, सब लोगों तक एक सोच डेवलप करना, उसमें इन संगठनों की भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण है। और ख़ासकर डेमोक्रेसी, लोकतंत्र में ऐसे संगठनों की हमेशा भूमिका होती है। तो इसके लिए ये जो नागरिक सामाजिक संगठन है, इनके ऊपर भी जो है कंट्रोल होना चाहिए, और अगर ये कंट्रोल नहीं होते हैं तो ये फिर जो है अपने सेल्फ इंटरेस्ट, अपने हितों के लिए, अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए जो है काम ज़्यादा करेंगे। परंतु अगर ये ऐसे संगठन ना हो तो बहुत सारे काम भी रुक जाएंगे। जैसे जो है वृद्धाश्रम चलते हैं, या फिर अनाथालय चलते हैं, या फिर लेप्रोसी कोढ़ रोगियों के लिए जो है संस्थान चलते हैं, या फिर ब्लाइंड लोगों के लिए चलते हैं। ऐसे पता नहीं कितने तरह के वेलफेयर वाले काम होते हैं जो ऐसे सामाजिक संगठन या एनजीओ के द्वारा संचालित होते हैं। तो भारत में इनकी भूमिका काफ़ी महत्व की बनी हुई है, लगातार ये चीज़ें हो रही हैं, और इस पर जो है दोनों तरह से इनका संचालन भी बेहतर होना चाहिए, इनके ऊपर नियंत्रण भी बेहतर होना चाहिए, और इनको प्रमोट भी किया जाना चाहिए, ताकि ऐसे संस्थानों की भूमिका या ऐसे संगठन किसी भी देश में या भारत में ज़्यादा से ज़्यादा हो सकें। तो ये हैं सामाजिक संगठन जो हाल के दिनों में चर्चा में है, और जिनकी भूमिका उल्लेखनीय भी है, महत्वपूर्ण भी है, स्ट्रिक्ट कंट्रोल के साथ। तो ये हम पूरा ऐतिहासिक पहलू देख सकते हैं कि कभी भी कोई चीज़ जब आती है, जैसे आप प्रार्थना समाज की बात कर रहे हैं, ब्रह्म समाज की बात कर रहे हैं, थियोसॉफिकल सोसाइटी की बात कर रहे हैं, ये संगठन ना आते तो उस दौर में सुधार नहीं होने वाले थे। चाहता तो हर आदमी है कि बदलाव हो जाए, सुधार हो जाए, परंतु करेगा कौन, इनिशिएट कौन करेगा? और तब ऐसे संगठन ही काम आते हैं, और इनके द्वारा इतने बड़े बड़े काम हो जाते हैं जो कई बार जो है सरकारें नहीं कर पाती हैं। जैसे उत्तराखंड में एक ऐसे संगठन का नाम है हंस फाउंडेशन।
ये पूरे भारत में पॉपुलर है, परंतु उत्तराखंड में ज़्यादा पॉपुलर है। तो इनके द्वारा इतने सारे वेलफेयर काम होते हैं, जैसे सरकार को एम्बुलेंस गाड़ियों की ज़रूरत है, तो इस संगठन ने कई बार जो है कई एम्बुलेंस दे दिए हैं सरकार को। या फिर किसी स्कूल के संचालन में दिक्कत है, या उसके पास बिल्डिंग नहीं है, उसके पास बाकी सुविधाएं नहीं है, तो इस के द्वारा जो है ऐसे बहुत सारे काम किए जाते हैं। तो ये सरकार नहीं कर सकती ऐसे कामों को, परंतु ये संगठन कर लेते हैं। तो ऐसे सामाजिक संगठन या फिर थिंक टैंक का होना किसी भी व्यवस्था में बहुत महत्वपूर्ण और उपयोगी है। तो लिखेंगे जरा इसके बारे में।